टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको मत करना ना, देखो क्या चीज़, नहीं ये आ रहा है, अभी मत लिखो। देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जानते हैं ना, प्रतिरोध मतलब जब विद्युत धारा बहती है और उसके मार्ग में कोई रुकावट आ जाता है तब क्या होता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। अब यहाँ भी वैसे ही होगा, विद्युत धारा बह रही है, उसके मार्ग में रुकावट आएगा, वो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर पाया जाएगा। अब सेल के अंदर क्या क्या रहता है, विद्युत अपघट्य रहते हैं और 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, विद्युत अपघट्य। तो अब जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा सेल के अंदर वो कौन करेगा, विद्युत अपघट्य। तो किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य प्रवाहित धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है वही क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। और बाह्य प्रतिरोध में क्या हुआ था, किसी चालक के द्वारा डाला गया प्रतिरोध हुआ था ना, और आंतरिक प्रतिरोध में विद्युत अपघट्य के द्वारा डाला गया प्रतिरोध। क्योंकि अब आंतरिक बोला है मतलब अंदर ही होगा, सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या रहेगा, विद्युत अपघट्य ही रहेगा। वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चालक तो नहीं ले जा सकते ना, जैसे बाह्य प्रतिरोध में किए थे। बाह्य प्रतिरोध था इसलिए किसी भी एक्स्ट्रा चालक को हम लोग क्या किए थे, लगा दिए थे, जिसके कारण क्या हुआ, धारा रुक गया। लेकिन अब सेल के अंदर है तो सेल के अंदर कहाँ लगा पाओगे, तो वहाँ पर कौन काम करेगा, विद्युत अपघट्य। इसके कारण जो प्रवाहित धारा है उसके मार्ग में रुकावट डलेगा, वही क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। समझ गए। सेल में प्रवाहित धारा में विद्युत अपघट्य के कारण क्या होगा, कोई रुकावट लगेगा, वही क्या कहलाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हो गया। किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। हमारा प्रतिरोध था ये बाह्य प्रतिरोध, इसको किससे लिए थे, r से, कैपिटल R से। अब जो सेल के अंदर प्रतिरोध होगा उसको स्मॉल r से। हो गया ना। अब जब प्रतिरोध का परिभाषा पढ़े थे तब क्या हुआ था कि चालक के कारण जो धारा बह रही है उसके मार्ग में रुकावट आता है, वो क्या होता है, प्रतिरोध। अब यहाँ पर सेल के अंदर देखना है, तो सेल के अंदर एक्स्ट्रा चालक तो ले नहीं जा सकते, तो क्या होगा, विद्युत अपघट्य प्रवाहित धारा के मार्ग में क्या करेगा, रुकावट डालेगा, वही क्या होगा, हमारा आंतरिक प्रतिरोध। अब जो बाह्य प्रतिरोध था उसको किससे दर्शाए, कैपिटल R से, और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से। ठीक। हाँ क्या हो, अरे यार इस पर समझना, समझ में आ गया, आया। देखो 2 प्रतिरोध यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक क्या है, कैपिटल R और दूसरा स्मॉल r। कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। तो समझ में आया आंतरिक प्रतिरोध कैसे लगा रहेगा, इसको दर्शा सकते हो। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता किस कारण से है,
आंतरिक प्रतिरोध कौन उत्पन्न करता है? क्या चीज? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य करता है ना। ये क्या ले ली हम लोगों ने? दो इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड। इस पर क्या मिला है? फोकट मिटाए चित्र को। विद्युत अपघट्य हो गया। अब देखो, किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य प्रवाहित धारा में जो रुकावट डालता है वही क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो विद्युत अपघट्य ही आएगा ना उसका कारण। तो आप जो उसका कारक है, प्रभावित करने वाला कारक, किसके कारण से होगा? विद्युत अपघट्य के कारण से ही पूरा बनेगा, क्योंकि सेल के अंदर यही वस्तु है। अब विद्युत अपघट्य किस किस कारण से प्रभावित कर सकता है? देखो, पहला क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, एक तो यही बन सकता है सांद्रता। पहला क्या बन सकता है? विद्युत अपघट्य की सांद्रता। सांद्रता मतलब मात्रा, मात्रा कम करोगे या ज्यादा करोगे। दूसरा क्या बन सकता है? देखो, दो प्लेट लगा है, कैथोड और एनोड, तो क्या बीच की दूरी पर, ये हो सकता है दूसरा। तीसरा क्या हो सकता है? देखो, प्लेट का क्षेत्रफल, हाँ वही आकार, प्लेटों का क्षेत्रफल पर, नहीं, प्लेटों के क्षेत्रफल पर होगा। देखो, अब तीनों को समझ लो कैसे कैसे होगा। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि विद्युत अपघट्य के कारण ही क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता, अब जैसे ही मैंने इसके पूरे सांद्रता को बढ़ा दिया, मान लो 5 मिलीलीटर है, इसको मैंने क्या कर दिया? 10 कर दिया, 2 गुना। तो अब वहां पर क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? डायरेक्ट प्रभावित कौन कर रहा है? विद्युत अपघट्य ही कर रहा है। तो विद्युत अपघट्य की मात्रा को जैसे बढ़ाए, क्या होगा? जो प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला अणु है वो सारे अणु क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और पूरे का पूरा क्या करेगा? प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। मान लो 5 ml है, ठीक, तो शुरुआत में क्या करेगा? जो 5 ml अणु है वही बस आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, क्योंकि विद्युत अपघट्य ही आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। अब 5 ml से मैंने क्या किया? 10 ml कर दिया, तो अब विद्युत अपघट्य वही 6, विद्युत अपघट्य ही है ना। तो विद्युत अपघट्य ही क्या करता है? आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो पहले 5 ml किया था, अब 10 ml करेगा। अब 10 ml में जितना अणु है वो अणु क्या करेंगे? आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे, तो ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। समझ में आया? क्योंकि 5 ml क्या लिए? विद्युत अपघट्य लिए, और दूसरा में 10 ml ही विद्युत अपघट्य लिए। तो 5 ml लो चाहे 10 ml लो, प्रभावित तो विद्युत अपघट्य ही करेगा, मतलब आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्य उत्पन्न करेगा। अब उसको बढ़ाओ चाहे घटाओ, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। प्लेटों के बीच की दूरी पर, अब देखो ये प्लेट है, मान लो इनके बीच की दूरी निश्चित है, ठीक, तब अभी भी क्या हो रहा है? आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि ये प्लेट कहाँ पर डूबा है? विद्युत अपघट्य में ही डूबा है। तो विद्युत अपघट्य के कारण ही क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। अब जैसे ही मैंने इस प्लेट को थोड़ा सा ऐसे दूर बढ़ा दिया, बढ़ाया, तो अब विद्युत अपघट्य जो इस सीमित मात्रा में था इस प्लेट में, वो भी अब क्या होगा? इस जगह पर भी आएगा, इतने जगह पर और फैल जाएगा, फैलेगा। क्योंकि मान लो जैसे एक डिब्बा है ना ऐसी, उस पर एक दो प्लेट को ऐसे लेकर गए, तो जितना उसका ऐसे क्षेत्रफल बनेगा उसके बीच में ही क्या रहेगा? पूरा जो द्रवित पदार्थ है ना वो रहेगा। अब जैसे ही मैंने उस प्लेट को ऐसे हटा दिया तो द्रवित पदार्थ भी क्या होगा? उसके साथ फैलेगा, फैलेगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले इस क्षेत्र में लाए तो यहाँ तक भरा है पूरा इस जगह पर। अब इसको मैंने क्या किया? यहाँ दूर हटा दिया, इतनी दूरी तक, तब भी वो क्या होगा? जो पदार्थ है द्रवित पदार्थ वो भी क्या होगा? इसके साथ फैल जाएगा। तो अब बताओ जो विद्युत अपघट्य है वो बढ़ा कि घटा? यहाँ पर बढ़ा। जैसे ही प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाए विद्युत अपघट्य क्या हुआ? बढ़ गया। अब फिर से वही होगा, विद्युत अपघट्य बढ़ गया मतलब आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला जो अणु है वो बढ़ गया। तो फिर से यहाँ पर क्या हुआ? विद्युत अपघट्य मतलब प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य बढ़ा, जिसके कारण से आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले अणु भी बढ़े। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? अब वो भी बढ़ जाएगा।
क्लियर हुआ। अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर कैसे होगा, देखो यही होगा, जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल ये छोटा सा हिस्सा है ये, ठीक, जिसको आकार बोल रहे थे। अब मैंने इसी आकार को क्या किया, ऐसे बढ़ा दिया, ये बढ़ाए, तो क्षेत्रफल और कैसे बढ़ेगा, इसको थोड़ा सा और डुबा दो, ये लो नीचे, और बढ़ गया, हो गया। तो अब जब आकार बढ़ेगा तो धारा की मात्रा भी क्या होगा, मतलब जो द्रव पदार्थ है वो भी बढ़ेगा। और फिर से द्रव पदार्थ बढ़ गया, यानी कि कौन बढ़ा, विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य के कारण ही क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो विद्युत अपघट्य बढ़ा मतलब आंतरिक प्रतिरोध वापस बढ़ेगा। तो तीनों चीज में क्या हुआ, बढ़ते चला गया ना। क्लियर हुआ तीनों पॉइंट। पहला क्या हुआ, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, जैसे विद्युत अपघट्य की मात्रा को बढ़ाओगे, जो आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला अणु है वो पूरा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी, जैसे ही प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी मतलब अणु भी बढ़ेगा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला, जिसके कारण से आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ाओगे, क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी विद्युत अपघट्य बढ़ेगा, विद्युत अपघट्य बढ़ेगा मतलब अणु भी बढ़ेगा, जो आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला है वो। अब आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला अणु बढ़ गया तो ज़्यादा ही आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो तीनों चीज़ में क्या हुआ, बढ़ा ना। पहला लिखो विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ाने पर, मात्रा मतलब सांद्रता ही है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले, प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले अणुओं की संख्या, प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। अतः आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। हो गया, अतः आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो अब यहां से एक चीज बता सकते हो, देखो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाए तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हुआ, बढ़ते चला गया ना। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता ये क्या हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आंतरिक प्रतिरोध बन सकता है। देखो जैसे ही विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाओगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ का बढ़ाए तो दूसरे तरफ भी बढ़ा, तो क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती। ठीक, इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा, नहीं, दूसरा क्या लिखोगे, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, वही होगा, बढ़ जाती है। अतः आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, अतः आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो यहां भी क्या हुआ, जो विद्युत अपघट्य मतलब प्लेटों के बीच की दूरी आंतरिक प्रतिरोध के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। तो यहां पर क्या कर सकते हो आप, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट, अरे यार
प्लेटों के बीच की दूरी। इसको ऐसे भी कर सकते हो, आंतरिक प्रतिरोध लिखो, इसको स्मॉल आर भी दर्शा सकते हो, सरल हो पूरा लिखने के बजाय। और दूरी मतलब डी कर लो, क्षेत्रफल मतलब ए बन सकता है ना, क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। हो गया। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर हो गया। विद्युत अपघट्य में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। हो गया। अतः आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है, नहीं कम हो जाता है। माना किसी सेल का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तथा विद्युत वाहक बल ई है। टी सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत वाहक बल ई है तथा टी सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा आई है। हो गया। देखो सिर्फ चित्र का वर्णन ही किए, कुछ नहीं किए, जो जानते हैं उसी बस को लिखे। सेल का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, विद्युत वाहक बल ई, टी सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा आई है। विद्युत वाहक बल अभी आएगा ना। चलो अब कुल प्रतिरोध यहां से क्या निकल सकता है बताओ, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध देखो मान लो यहाँ पर 5 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 10 ओम का प्रतिरोध है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है और बाह्य प्रतिरोध 10 ओम, तो कुल प्रतिरोध क्या निकल सकता है 15 ओम, क्योंकि हमें कुल प्रतिरोध बोला है मतलब आंतरिक प्रतिरोध भी आएगा और बाह्य प्रतिरोध भी। तो क्या क्या है आर प्लस आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। हो गया। अब धारा क्या बन सकता है, प्रवाहित धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल E, कुल प्रतिरोध क्या निकाले R प्लस आर, और ये आ गया I, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि I बराबर क्या होता है V अपॉन R, यही तो है, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर करोगे, क्या बन जाएगा E अपॉन आर प्लस आर, और इधर V अपॉन आर। हमें R का मान निकालना है, यहाँ पर कैसे निकलेगा, त्रिज्या गुणा कर दो, E इंटू आर और V R प्लस आर हो जाएगा। अब V को इस तरफ लेकर आओ तो क्या बन जाएगा E अपॉन V इंटू में R, क्या बचा R प्लस आर। अब हमें स्मॉल आर बस का मान चाहिए तो इस R को क्या कर सकता हूँ, इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या मिलेगा ई आर अपॉन वी, ई आर अपॉन वी। इस R को पक्षांतर किए क्या बन जाएगा माइनस आर होगा ना, फिर R यहाँ से R को कॉमन कर सकते हैं, हो जाएगा। तो क्या बचा ई अपॉन वी
माइनस में 1, ये आ गया। देखो ये किस में संबंध निकले है, आर मतलब स्मॉल आर, कैपिटल आर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर, चारों में निकला। अब एक चीज यहां से और निकलता है, समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। इसको यहाँ इसी से तो और निकाल रहे हैं, उसको मान कहाँ रखोगे? देखो यहीं से E बराबर निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, I का पूरे में इंटू हो जाएगा, I का इंटू किस में करोगे, R प्लस आर में, तो E इज इक्वल टू क्या निकलेगा, आई आर प्लस आई कैपिटल आर, हो गया। अब V इज इक्वल टू जानते हो क्या होता है, I इंटू आर, विद्युत धारा गुणित प्रतिरोध, तो इसका मान रख दो यहाँ पर, E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I इंटू आर प्लस आई आर की जगह पर V, ये आ गया। हो गया ना, तो ये किस में है, यही विद्युत वाहक बल, धारा, आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर में अंतर है, और ये वाला विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में अंतर है, मतलब संबंध है। देखो 4 चीज निकला, अगर विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, इसमें अंतर बोलेगा तब इसको निकालोगे, मतलब संबंध, और पूरा ये बोला तभी आ जाएगा। देखो इसमें विद्युत धारा भी है, तो विद्युत धारा है, इसमें विद्युत धारा है क्या, नहीं है, तो ये विद्युत धारा में संबंध अभी निकला नहीं है, विद्युत धारा में संबंध यहाँ तक आएगा, ठीक। यहाँ पर कई बार विद्युत धारा बोलता नहीं है, लेकिन विद्युत धारा बोल दिया तो लास्ट तक निकालोगे। यही क्या है, लिख लेना, पूरा अभिष्ट संबंध है, अभिष्ट संबंध है मत लिखना, पूरा लास्ट का लिखोगे, सभी में संबंध है, समझ गए ना। ऊपर से देखो ये टॉपिक है सेल का टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा में संबंध। टर्मिनल विभवांतर V, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, विद्युत वाहक बल E और प्रवाहित धारा I, इसमें संबंध निकालना है। तो सबसे पहले चित्र बनाएं, वर्णन वही करोगे जितना दिख रहा है, माना बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, आंतरिक प्रतिरोध अरे विद्युत वाहक बल E है, और इसमें प्रवाहित T सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा I है, हो गया। उसके बाद कुल प्रतिरोध निकाले, क्योंकि 2 प्रतिरोध लगा है, तो एक क्या है आंतरिक और दूसरा बाह्य, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब धारा निकाले, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल E, कुल प्रतिरोध R प्लस R। अब I बराबर जानते हो V अपॉन R, तो दोनों समीकरणों को देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट वाला भी बराबर होगा, तो बराबर कर दिए। यहाँ से हमें इस R का मान चाहिए, कैसे भी करो, तो क्या होगा, तिर्यक गुणा कर दिए, E इंटू आर, V का इंटू R प्लस R में, फिर उसके बाद ई आर, V को इस तरफ लेकर आए, E अपॉन V इंटू आर, इधर क्या बचा R प्लस R, मुझे इस R का मान चाहिए, तो प्लस R को इस तरफ पक्षांतर कर दिया, क्या होगा माइनस R हुआ, यहाँ से R को कॉमन कर दिए, क्या बचा R का मान आ गया, हो गया। अब ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध है, हुआ। लेकिन अभी प्रवाहित धारा निकला नहीं है, तो यहाँ क्या करोगे, समीकरण 1 से क्या हुआ था, I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करिए तब I इंटू आर आई आर प्लस I इंटू आर आई आर, कैपिटल हुआ। अब V इज इक्वल टू क्या निकाले हो, I इंटू आर, तो I इंटू आर इसकी जगह पर क्या रख दिए V, देखो I इंटू आर इसकी जगह पर रखे V, और E इज इक्वल टू क्या बन गया, आई आर का आई आर वही है स्मॉल वाला, और कैपिटल की जगह पर V, तो यहीं पूरे में अभिष्ट संबंध है। देखो इसमें क्या क्या है, विद्युत वाहक बल आया E, टर्मिनल विभवांतर मिला V, आंतरिक प्रतिरोध R और प्रवाहित धारा I। देखो VREI, VREI चारों आया, अगर 3 बोलेगा तो यहाँ तक बस निकालोगे, क्लियर हुआ।